नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश प्रजापत। और जो क्लास हमने कल स्टार्ट की थी उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जीएसटी की ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी। जीएसटी पहले कौन से देश में आया, इंडिया में क्या क्या प्रोविज़न हुए, कब कब हुए, किस किस गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए। आज हम जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अटैच करके पढ़ रहे हैं। मतलब जीएसटी के आने से हमारे जो संविधान हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक था उससे जो 101वां संविधान संशोधन आया उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं वो हम देखते हैं। जीएसटी का हमारे देश के संविधान से क्या प्रभाव है वो हम देखते हैं। तो टॉपिक का नाम जीएसटी और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी उसके प्रोविज़न हैं हम वो देख रहे हैं वन बाय वन। अच्छा, 101वां संविधान संशोधन देखने से पहले हम कुछ ऐसे अनुच्छेद देखते हैं संविधान के जो हमें कुछ चीज़ों से रूबरू कराएंगे कि संविधान हमारे साथ में क्या क्या फैसिलिटी जीएसटी के आने से पहले थी और वो अभी भी है, उनमें चेंजेस नहीं हुआ है। वो देखते हैं जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो समझेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है वो समझने में ईजी हो जाएंगे। देखो, इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 मतलब अनुच्छेद 265। इसमें क्या होता है कि इंडिया ने जो भी अथॉरिटी डिसाइड कर दी, जो भी अथॉरिटी डिसाइड की है, सिर्फ और सिर्फ वो ही लॉ बना सकती है। लॉ किससे रिलेटेड? लॉ मतलब इंडिया ने जो अथॉरिटी बनाई है वही लॉ के रिलेटेड वही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, वही टैक्स लगा सकती है। तो इंडिया की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उसने जो अथॉरिटी बनाई है उसके अलावा न तो कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है और ना ही कोई टैक्स लगा सकता है। अनुच्छेद 265 हमें ये बोलता है। मैं आपको देखो सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ और बताता हूँ। अनुच्छेद 265 है, अनुच्छेद 265 है। 265 हमें ये बोलता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने जो भी अथॉरिटी बनाई है उसके अलावा, इस अथॉरिटी के अलावा ना तो कोई टैक्स लगा सकता है और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ना ही कोई टैक्स लगा सकता है और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है। मतलब जो अथॉरिटी इंडिया ने बनाई है सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स लगा सकती है और वही टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अब यहाँ अथॉरिटी है कौन सी, सबको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमें बोलता है अनुच्छेद 265। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 क्या है? अनुच्छेद 245 संसद को पावर देता है। संसद को क्या पावर देता है कि वह इंडिया के पूरे इंडिया में, इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर है वहाँ तक वो कोई भी लॉ बना सकती है। सेम टू सेम ये जो किसी भी राज्य की विधानसभा है उसको भी यही पावर देती है कि वो चाहे तो अपने स्टेट में कोई भी लॉ बना सकती है जो उनको ठीक लगे। आपको पता होगा अलग अलग संसद में विधेयक चलते रहते हैं, अलग अलग विधानसभा में विधेयक चलते रहते हैं। तो उन विधेयक जो होते हैं उनके थ्रू अलग अलग एक्ट, अलग अलग लॉ, अलग अलग कानून बनते रहते हैं। तो अनुच्छेद 245 ये पावर देता है किसको? संसद को ये पावर देता है कि वह पूरे इंडिया में या किसी पार्ट में या जो टेरिटोरियल वाटर है उसके अंदर क्या बना सकती है? लॉ। साथ ही वो राज्य की विधानसभा को ये पावर देता है कि वह पूरे या किसी पार्ट, स्टेट के किसी पार्ट में कानून बना सकती है। अब चाहे कानून किससे रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, जो भी वहाँ की मौजूदा जो सरकार है उनको ठीक लगे उससे रिलेटेड वो कानून बना सकती है। अगला जो आता है वो आता है अनुच्छेद 246। अच्छा, अनुच्छेद 246 क्या करता है? अनुच्छेद 246 में 3 लिस्ट दे रखी है। 3 लिस्ट जो डिसाइड करती है। लिस्ट क्या डिसाइड करती है कि कौन से कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कौन से कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 246 3 लिस्ट हमें बताती है जिसमें ये डिसाइड करती है कौन से कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कौन से सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिल के बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। इसके तहत सेंट्रल और स्टेट के बीच कुछ सब्जेक्ट का अलोकेशन कर रखा है जिसमें वह लॉ बना सकती है। 3 लिस्ट है। लिस्ट फर्स्ट है उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जिसमें लॉ जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद में लिस्ट जो 2 है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। थर्ड लिस्ट जो होती है उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके
कानून बनाती है। जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो हो सकता है मैं उनको इतने अच्छे से नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस नहीं है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो ये 3 अनुच्छेद आए हैं, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246, मैंने अपनी तरीके से बेहतर आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब जीएसटी से रिलेटेड जो 101वां संविधान संशोधन हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट आए हैं वो समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 279A(5). अच्छा सर, याद करना है क्या ये अनुच्छेद, मतलब ये नंबर जो है अनुच्छेद के वो याद करने हैं? याद रहते हैं तो ठीक है, वरना जो इसके अंदर का मैटर है वो तो याद होना ही चाहिए। अनुच्छेद 279A का 5 क्या बोलता है? इसमें हमें 5 प्रोडक्ट दे रखे हैं, जिसमें जीएसटी लगेगा, पर कब से? जब जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेड डेट हमें बता देगी, उसके बाद से। सर ये 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी लगता है क्या? तो आंसर होगा नहीं। सर कब से लगेगा? तब से लगेगा जब जीएसटी काउंसिल इसमें पर्टिकुलर हमें रिकमेंडेशन दे देगी। ठीक है सर, 5 प्रोडक्ट कौन से हैं? तो ये 5 प्रोडक्ट ये हैं। पहला है पेट्रोलियम क्रूड, मतलब कच्चा पेट्रोल जो आता है। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट। ये जो हाई स्पीड डीजल है और मोटर स्पिरिट को कॉमनली ये पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये कच्चा पेट्रोल जो ज़मीन से निकलता है उसकी बात चल रही है। नेचुरल गैस में आती है, जैसे अपने जो एलपीजी भरवाते हैं, ऐसी जो आती है सीएनजी वगैरह हो गई, ये हो गई। फिर 5वां आता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज़ वगैरह में जो फ्यूल वगैरह काम आता है, एटीएफ, जिसको एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। ये 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट में देखो, मेजरली आपको ऐसे समझना है कि 3 तो हो गए पेट्रोल से रिलेटेड, और 1 हो गया गैस से रिलेटेड, और 1 हो गया एटीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तीन हो गए। 3 कौन कौन से हुए हैं? 3 हो गए पेट्रोल से रिलेटेड हो गए, 1 गैस से रिलेटेड हो गया, और 1 एटीएफ हो गया। पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, इन दोनों को कॉमनली पेट्रोल बोला जाता है। नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, जो हवाई जहाज़ वगैरह में जहाँ काम आते हैं, हवाई जहाज़ में जहाँ जो फ्यूल काम आता है उसको एटीएफ बोलते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 279A। 279A के अंदर मतलब जो हमें अनुच्छेद दे रखा है 279A। देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो A का 5 था, और ये 279A है। इसमें जो मेजरली अपने को चीज़ दे रखी है वो है जीएसटी काउंसिल। कल मैंने बताया था आपको कि 12 सितंबर 2016 को जो जीएसटी काउंसिल थी उसका सबसे पहले वो अस्तित्व में आई थी, और 15 सितंबर से जीएसटी काउंसिल का गठन हो गया था। तो मैंने आपको बताया था, आपने मतलब माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जीएसटी काउंसिल है क्या, तो उसी से शुरू करते हैं। जीएसटी काउंसिल है क्या? देखो, अनुच्छेद है 279A। ये अनुच्छेद जो है ये पावर देता है, किसको पावर देता है? प्रेसिडेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि वह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक फॉर्म बनाए। क्या फॉर्म बनाए? जॉइंट फॉर्म बनाए, मतलब उनको साथ में मिला के एक फॉर्म बनाए, और उस फॉर्म को क्या कहा जाएगा? जीएसटी काउंसिल। ये सबसे पहली चीज़ तो 279A किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। ये पावर देता है, किसको पावर देता है? ये पावर देता है प्रेसिडेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को मिला के क्या बनाए? एक जॉइंट फॉर्म बनाए, और ये जो जॉइंट फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अब थ्योरेटिकल बात है कि जीएसटी काउंसिल कब अस्तित्व में आई थी? तो 12 सितंबर 2016, और इसका प्रेसिडेंट ने इसे गठन कब किया गया? तो 15 सितंबर 2016। सर, अस्तित्व में आने में और गठन में होने में क्या फ़र्क है? मतलब जीएसटी काउंसिल का जो पहली बार नाम सुझाया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो डेट थी 12 सितंबर 2016, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए और ये बता दिया गया कि ये मेंबर्स होंगे और इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल बनेगी। वो डेट थी 15 सितंबर 2016। अच्छा, मेंबर्स कितने होंगे जीएसटी काउंसिल में? जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कितने होंगे ये कभी भी इनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, पर कौन कौन होंगे वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है केंद्रीय वित्त मंत्री, मतलब सेंट्रल का जो फिनेंस मिनिस्टर होगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो फिनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन है, तो जो केंद्र का फिनेंस मिनिस्टर होगा वही इसका क्या होगा? वही इसका सीईओ होगा, वही इसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आता है कि चेयरमैन जो फर्स्ट थे वो कौन थे?
तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे, जैसे ही जीएसटी आया वैसे ही जो व्यापारी वर्ग थे वो परेशान हो गए, बोले जेब लूट ली, जेब लूट ली। तो पहला जो इसका चेयरमैन था वो था अरुण जेटली। ठीक है। दूसरा जो इसका मेंबर होता है वो होता है केंद्रीय राज्य मंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री मतलब कुछ तो गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट मिनिस्टर को, हर स्टेट मिनिस्टर को अलग अलग चार्ज दिया हुआ होता है। उसमें से जो सेंट्रल का स्टेट मिनिस्टर जिसको फिनेंस का चार्ज दे रखा है वो इसका मेंबर होता है। वर्तमान में उस पोस्ट पे, मतलब उस पद पे जो विराजमान है वो श्रीमान पंकज चौधरी जी हैं। फिर आता है स्टेट के वित्त मंत्री। हर स्टेट का, जैसे राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, हर स्टेट के अपने फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो उस स्टेट का वित्त मंत्री, वो मेंबर होंगे 31। सर आप ना ये झूठा पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। क्यों भाई, क्या हो गया? सर आप बोल रहे हो कि स्टेट के वित्त मंत्री 31 कैसे हो सकते हैं, जबकि स्टेट तो 28 ही हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, 28 ही हैं। अच्छा चलो, स्टेट 28 है, तो आप मुझे बताओ यूटी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सर ये ना केंद्र शासित प्रदेश ना हमेशा कंफ्यूज ही करते हैं। पहले 7 थे, फिर उसके बाद में 9 हो गए, और अभी कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, 7 से 9 हुए, तब 2 इसमें जोड़े थे, एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर। फिर सर 8 कैसे हो गए? 8 ऐसे हुआ कि दमन दीव एंड दादर नागर हवेली को एक साथ कर दिया। तो अभी मैं बात इससे कर रहा हूँ कि ये जो है स्टेट के वित्त मंत्री 31 कैसे हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो स्टेट हैं वो हैं 28, और जो यूटी हैं वो हैं 8। ठीक है। अब देखो, स्टेट का क्या है, खुद की विधानसभा होती है। जैसे महाराष्ट्र की अलग विधानसभा है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। उनके खुद के कानून होते हैं। कुल मिला के वो कैसे स्टेट होते हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं। तो इंडिया में कितने स्टेट हो गए? 28। ठीक है, 8 यूटी हैं। अब इन यूटी को हम 2 भागों में करके पढ़ते हैं। सर 2 भागों में करके क्यों पढ़ेंगे? तुम देखो तो सही, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्यों पढ़ते हैं। उसमें है, सबसे पहले 3 अलग कर लेते हैं, 5 अलग कर लेते हैं। 3 में है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनकी खुद की विधानसभा है, इनके खुद के कानून हैं। ठीक है। बाकी बचे 5, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये 5 हो गए। इनकी खुद की विधानसभा नहीं है, खुद के कानून नहीं है। इस पर किसका शासन चलता है? प्रेसिडेंट का। तो कुल मिला के जीएसटी के अंदर ये जो 28 स्टेट हमने यहाँ पढ़े ये, और ये जो 3 यूटी हमने यहाँ पढ़े ये, इनको मिला के जीएसटी के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं? 3। सर इन बाकी 5 का क्या होगा? ये 5 जीएसटी के अंदर क्या है? यूटी है। 28 स्टेट और 3 यूटी। 3 यूटी में बता चुका हूँ आपको। दिल्ली आ गया, पुडुचेरी आ गया और जम्मू एंड कश्मीर आ गया। इनको मिला के तो टोटल स्टेट बनते हैं जीएसटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अंदर, वो हैं 31। और यूटी कितने आ गए? 5, जिनका नाम ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो यहाँ जो स्टेट के वित्त मंत्री हुए 31, वो कैसे हुए आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी काउंसिल का कार्य क्या है? जीएसटी काउंसिल के काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं? टैक्स जो भी रेट्स होगी उस पर रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन कैसे कि टैक्स कितनी रखनी है, खाने पे कितनी रखनी है, उसके अलावा पेट्रोल वगैरह पे कितनी रखनी है, उसके अलावा कपड़ों पे कितनी रखनी है, उसके अलावा सर्विसेज पे कितनी रखनी है, किसी की रेट कम करनी है, बढ़ानी है, इन सब पे रिकमेंडेशन कौन देगी? जीएसटी काउंसिल। किसी का एग्जम्पशन हटाना है, किसी पे एग्जम्पशन लगाना है, कौन रिकमेंडेशन देगा? जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कंजप्शन जो स्कीम है, कंपोजिशन जो स्कीम है, उस स्कीम में कितनी लिमिट रखनी है। जो स्पेशल स्टेट हैं जीएसटी के अंदर, जैसे मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, इनमें कितनी लिमिट रखनी है, अलग अलग स्टेट में लिमिट बढ़ानी है, घटानी है, वो सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पास करना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? अगर 2 स्टेट के बीच में जीएसटी को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसका रेजोल्यूशन भी पास कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। मतलब उनके झगड़े को निपटाने के लिए जो एक, ये समझ लीजिए कि कागज़ पे लिख के बता देते हैं या डिसाइड कर देते हैं कि इसको इतना शेयर मिलेगा, उसको इतना शेयर मिलेगा, वो जीएसटी काउंसिल करती है। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे होता है। तो 3/4 मेजोरिटी से होगा वेटेड वोट्स का। जो भी भारित मत होंगे उनका 3/4 मतलब
75% जिस साइड होंगे वो क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी मेंबर्स वोटिंग करते हैं, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी वोटिंग करते हैं उनका 3/4 जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, वेटेज किसका कितना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं उनका 1/3 जो टोटल वोट कास्ट होगी, जैसे मान लो टोटल वोट्स की जो वेट आया, मतलब जो पूरे मतों का जो वेट आया, जो भार आया वो 100 आया, उसमें से 1/3 मतलब 33.33 ये सिर्फ किसका होगा, सेंट्रल का। जो 2 मेंबर्स अपन ने पढ़े हैं, एक तो सेंट्रल का फिनेंस मिनिस्टर और एक स्टेट का जो बना रखा है जिसको फिनेंस का चार्ज दे रखा है, जो मैंने आपको बताया, इन दोनों का 33.33 होगा। और बाकी मान लो बाकी स्टेट में से उस पर्टिकुलर टाइम पे 25 ही मेंबर प्रेजेंट थे, 25 ही लोगों ने वोट किया, तो बाकी जो 66.67% होगा ये किनका होगा, ये बाकी स्टेट्स का होगा, वो 2/3 बाकी स्टेट्स का होगा। तो ये था जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कैसे बनी, उनके कार्य क्या हैं, और जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे होगा, उनका मेजॉरिटी कैसे होगी, मेंबर्स कौन होंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 269A। 269A जो है वो हमें अलग से प्रोविज़न बताता है आईजीएसटी से रिलेटेड। आईजीएसटी से रिलेटेड प्रोविज़न कैसे बताता है सर ये आईजीएसटी क्या होती है? आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होते हैं, कब कब लगते हैं, इसके बारे में फिर कभी देखते हैं। पर फिलहाल ये समझिए, जो ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद और बेच हो रही है तो वहाँ जो टैक्स लगेगा उसको आईजीएसटी बोलते हैं। दूसरा बोल सकते हैं अपन कि एक स्टेट हो गया, दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया, या एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दूसरा स्टेट हो गया। फिर तीसरा आता है कि एक यूटी हो गया, दूसरा भी यूटी हो गया। फिर एक जो इसमें आ जाता है वो आता है एक्सपोर्ट। कुल मिला के इन सब को बोलते हैं 1, 2, 3 और 4, इनको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से बाहर की जो सेल होगी उस पे जो जीएसटी लगेगा उसको बोला जाएगा आईजीएसटी। ये लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाएगा और कलेक्ट भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अगर सारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी या ले लेगी तो स्टेट को क्या मिलेगा? स्टेट जीएसटी काउंसिल लॉ बनाएगी और उस लॉ में ये बताएगी कि किस स्टेट को कितना उसका हिस्सा देना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आईजीएसटी को जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर संसद द्वारा लॉ बनाकर जो भी डिसाइड होगा उसके अनुरूप सेंट्रल और स्टेट में बांटा जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद जो संविधान का है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अनुच्छेद 366(12)A ये हमें बताता है कि जीएसटी होता क्या है। तो कोई भी टैक्स जो लगाया जाता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज या दोनों पर। कोई भी टैक्स जो लगाया जाता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ बोथ। अब इसमें एक है अपवाद, मतलब एक चीज़ को छोड़ रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, बाहर निकाल रखा है, वो है सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब सर सरकार तो प्रमोट कर रही है कि दारू पियो तुम क्योंकि उस पर जीएसटी भी नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो एल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम आती है उस पर जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होती है उस स्टेट गवर्नमेंट को एक बड़ी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी मिलती है। अभी फ़िलहाल सरकार ने इसको बाहर रख रखा है, हो सकता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद इसको भी वापस ले लिया जाए। तो बाहर क्यों रख रखा है उसका मैंने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसकी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके रूप में उसको मिलता है, एक्साइज ड्यूटी के रूप में। इसी की 12A में तो जीएसटी का मीनिंग आ गया। उसके बाद में है इसमें 366 का 26A, उसमें मीनिंग ऑफ सर्विस दे रखी है। सर्विस क्या है, कोई भी चीज़, गुड्स के अलावा जो कोई भी चीज़ हो वो क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट है कि देखो हुआ क्या, जब 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी लाने के बाद क्या हुआ था, स्टेट को लॉस हुआ था। सर स्टेट को क्या लॉस हुआ था? स्टेट को तो फ़ायदा हुआ, उनको भी जीएसटी मिला होगा, हिस्सा तो मिलता ही है ना स्टेट को। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
स्टेट को हिस्सा मिलता है। पर आपने अगर कल की क्लास देखी होगी तो उसमें ये देखा होगा कि जीएसटी ने 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस सब्स्यूम कर लिए हैं। हाँ, उसमें से 8 टैक्सेस जो थे वो सेंट्रल के थे और बाकी जो 9 टैक्सेस थे वो स्टेट के थे। तो स्टेट के 9 टैक्सेस की जो इनकम थी वो ख़त्म हो गई और सारे के सारे किस में चले गए, जीएसटी में। तो जीएसटी के लागू होने से स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट आता है कि टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पावर रिटेन करके रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी के साथ इस पर एक्साइज ड्यूटी भी क्या कर सकती है, लगा सकती है। सर क्या अभी इस पे जीएसटी नहीं लगता है? लगता है, अभी जीएसटी लगता है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी इन फ्यूचर, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है या उसकी सेल ज़्यादा बढ़ रही है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है तो वो जीएसटी के साथ एक्साइज ड्यूटी लगा के इनको और महंगा भी कर सकती है। आज के टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अफीम यानी ओपियम, भांग यानी इंडियन हेम्प और अन्य ड्रग्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी तो लगाती ही है, परंतु लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर है कि वे चाहे तो एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। सर नहीं समझ आया। देखो, 3 चीज़ें आई है इसके अंदर, एक है अफीम, दूसरा आता है भांग जो नॉर्मली पौधों से मिलता है, और तीसरी चीज़ आती है ड्रग्स। इन सब पर अभी फ़िलहाल क्या लग रहा है, अभी फ़िलहाल जीएसटी तो लग ही रखा है। ये जीएसटी लगने के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर दे रखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, अगर ये चाहे तो इन पर जीएसटी तो लग ही रहा है, उसके साथ में क्या लगा सकती है, एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। ठीक है। तो जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। इसके अलावा ना तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है और ना कहीं कुछ और जाके देखने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो होगा मेजर के गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ और भी मेजर प्रोविजंस हैं जो आपको इंट्रोडक्शन के फेज़ में ध्यान रखने चाहिए, वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आज की क्लास इतनी ही। टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।